हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी पर आधारित है। फ्रेंड्स, ये जो आज का क्वेश्चन है वह 7th फेज़ वाले टीचर का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वह सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो प्राइमरी का एक लेवल पे एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो सेकेंडरी लेवल पे दे रहे हों। जो भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी के, इसमें बहुत सारे अच्छे सवालों को मैंने सेलेक्ट करके बस आपके लिए लेके आई हूँ। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। फ्रेंड्स, जैसा पता है आपको कि आपके एग्ज़ाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ रहा है, ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिए और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चंस बन पाएंगे मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज़रूर लेकर आऊँगी। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर कीजिए। तो देखते हैं आज के सवाल को। और आज का पहला सवाल है, भारत विस्तृत है, तो इसमें से जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि जो भारत है, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 उत्तर से तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों से तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो ऑप्शंस में ये नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, या संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो जो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2% है तथा इसकी जो मानव जाति का प्रतिशत अगर आपको बताना हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण मानव जाति का 17% है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में अंतर पाया जाता है। तो यह अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय मानक समय है वह कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है, और यह देशांतर जो है प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। और भारतीय मानक समय जो है वह ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे चलती है। याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सीमा का जो निर्धारण किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था, और उन्हीं के नाम पर मैकमोहन रेखा नाम रख दिया गया भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का। अगले सवाल को देख लेते हैं। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, तो यह निर्मित है सुवर्ण या स्वर्ण रेखा नदी पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हुंड्रू फॉल है वह रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई पूछ ले तो याद रखिएगा कुल 320 फीट या 98 मीटर लंबी है यह ऊंचाई इसकी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है ऊंची, तो इसका आंसर हो जाएगा 8,848.86 मीटर। ये जुड़ गया है, ये जो 8-6 मीटर है ये पॉइंट में जुड़ा हुआ है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। गॉडविन ऑस्टिन जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं, इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर, 11 मीटर, जो भारत में अवस्थित है। कंचनजंगा यह भी भारत में अवस्थित है, लेकिन गॉडविन ऑस्टिन के बाद कंचनजंगा आता है जिसकी कुल ऊंचाई है 8,598 मीटर। और वहीं देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो जो हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है, तो 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिमालय के विभिन्न भागों में हिमरेखा की जो ऊंचाइयां होती हैं वह भिन्न भिन्न होती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है। तो हिमालय का जो पर्वत पादीय प्रदेश है उसे हम शिवालिक कहते हैं।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है और ये हिमालय की सबसे दक्षिण श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ था वह सेनोजोइक युग में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इसका जो निर्माण हुआ था वह हुआ था आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीनिया सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण हुआ है वह हुआ है सेनोजोइक महाकल्प में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार है, तो छोटा नागपुर जो पठार है वह एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भू आकारों भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो जो कथन है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रत में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई थे। तो इन कथनों में से जो सही कथन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन 1। 1, 2 और 3 जो कथन है वह सही है, बाकी जो कथन है वह गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्न में कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो मेघालय पठार का जो अंश नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। जो भुवन पहाड़ियाँ हैं इसे हम मीज़ो हिल्स के भाग, ये मीज़ो हिल्स का भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि जो गारो, खासी और ये जैंतिया पहाड़ियाँ हैं यह मेघालय का हिस्सा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं हम। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो यह जो खनिज है यह है टाइटेनियम का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। जो इल्मेनाइट है, इल्मेनाइट एवं रूटाइल टाइटेनियम के 2 प्रमुख खनिज हैं और यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट से लेकर दीघा तट, पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की तटरेखा है, तो भारत की जो कुल तटरेखा है वह है 7,516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा जो आपके ऑप्शंस में नहीं दिया गया है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। याद रखना है आपको, भारत की कुल तटरेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। महाराष्ट्र एवं कर्नाटका में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट कहलाते हैं उसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1200 मीटर है। 1200 मीटर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो जो सबसे ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा है वह है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जिसकी कुल ऊंचाई 14,450 फीट है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू जो अवस्थित है वह दक्षिण पश्चिम भारत में अवस्थित है। आप मैप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अवस्थित है ये लक्षद्वीप। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो वह क्या है? तो यह परवाल का जो उत्पत्ति का है, परवाल उत्पत्ति का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह जो है महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विदर्भ का जो लोकेशन है वह महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, जो महाराष्ट्र है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इस जो क्षेत्र हो जाएगा जो राज्य हो जाएगा जो सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है वह है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है,
निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है? तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है वह होता है नीलगिरी पहाड़ी के पास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नीलगिरी पहाड़ी है भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु स्थान है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अगला सवाल है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी को हम जो कहते हैं कार्डेमम की पहाड़ियाँ कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्डेमम इलायची को कहा जाता है, इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसका दूसरा फैक्ट, एकदम जो कन्याकुमारी से सटा हुआ है या नज़दीक स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शंस को तो पाएंगे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ये जो 3 राज्य हैं ये भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो ये और कोई नहीं, अपना राज्य बिहार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा, याद रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से 3rd तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां जो है सबसे बड़ा राज्य था। लेकिन तेलंगाना के गठन के बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो स्थान हो गया है वह जो हो गया है वह 13वां हो गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अब ये 12वां नहीं, अब ये 13वां हो गया है तेलंगाना के बनने के बाद। लेकिन फिर से जब जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन हुआ तथा पुनः वो क्या हो गया, हमारा बिहार 12वें स्थान पर आ गया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो द्रविड़ियन जो प्रजाति है वह संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? यानी जिस राज्य में कोई भी जनजाति समुदाय नहीं रहती है या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा जो है 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो पाई जाती है वह महाराष्ट्र में पाई जाती है और भी स्टेट में पाई जाती है। याद रखिएगा आप, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान, इन राज्यों में भी भील जनजाति की प्रधानता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यानी जिस स्टेट से को उस जनजाति को रिलेट नहीं कर पाते हम, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोडा जो है केरल में है, यह सही नहीं है। यह जनजाति और राज्य की जोड़ी सही नहीं है क्योंकि टोडा जो है यह भी तमिलनाडु से रिलेटेड है, यह भी तमिलनाडु की ही जनजाति है। तो याद रखना है आपको, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो इसका जो भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी बनाती है यह देवप्रयाग में बनाया जाता है। जो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने पर गंगा नदी जहाँ से निकलती है उसे हम देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो देवप्रयाग है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जांगबो नदी को हम ब्रह्मपुत्रा की नदी से जानते हैं भारत में, और यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना के नाम से जानते हैं। तो 3 अलग अलग नामों को जान लीजिए आप। भारत में यारलुंग जांगबो को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में उसे सांगपो कहते हैं तथा बंगाल में उसे जमुना कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तेल नदी निम्नलिखित में नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो जो तेल नदी है वह महानदी की उपनदी है, प्रमुख सहायक नदी है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, तेल नदी महानदी की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इट मीन्स ये हमारा भारत का मैप है जो ये बंगाल का जो लोकेशन है यहाँ पे कौन कौन सी नदी गिरती है। तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो पाएंगे जो ऑप्शन ए और बी का है, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और जो है महानदी कृष्णा, कावेरी, इन सभी नदियों का जो ये है मतलब जो गंगा नदी आके गिरती है जिस सागर में, वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई,
जो गंगा नदी घाटी का उपनदी है, इसमें से जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि जो बराकर और उत्तरी कोयल है यह गंगा नदी घाटी का उपनदी है। तो दोनों आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? जो सोन और गंगा नदी का संगम स्थल है वे बिहार के पटना जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के जो किनारे स्थित शहर नहीं है वह हो जाएगा उत्तरकाशी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और बाकी जो ये है फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ये नदियाँ जो है गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो जो एक सबसे सूखा स्थान हो जाएगा लेह हो जाएगा, ऑप्शन सी। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है, यह शुष्क स्थल है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो जो उनकी भिन्नता का कारण है वह हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता, यही कारण है। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो भारत को जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? तो जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑप्शन डी है यह करेक्ट हो जाएगा। हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, जिसके कारण यहाँ कम वर्षा होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दुमटी या लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इस मिट्टी में जो है वह सभी प्रकार के कण मिलते हैं, जैसे चिकना, बालू, पांचू, तो ये सभी कण मिलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी, तो यह जो मिट्टी हो जाएगा चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार क्षेत्र में सिंचाई होती है? किन नहर प्रणालियों में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो त्रिवेणी नहर है। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। जो त्रिवेणी नहर है वह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो हरित क्रांति के जो घटक हो जाएंगे वह हो जाएंगे उपयुक्त सभी, मतलब चारों ही हरित क्रांति के घटक है। हरित क्रांति से हमें उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज प्राप्त हुए, उससे सिंचाई बढ़ा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण किया गया और ग्रामीण सड़कें और जो मार्केटिंग का कार्य है वह काफ़ी अधिक मतलब जो है किया गया इस क्षेत्रों में कार्य। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे जो हरित क्रांति के घटक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई जो है वह आंसर हो जाएगा इसका कि कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, यह सभी कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का अच्छा विकल्प है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इसका संबंध है उपयुक्त सभी से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, काली क्रांति संबंधित है। तो काली क्रांति कच्चे तेल से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो जो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य जो है वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये 3 राज्य याद रखना है आपको क्रम से, जो गेहूं उत्पादक में सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखिए अगले सवाल को, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो जो सबसे अधिक गेहूं का पैदावार होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है। अभी इससे पहले के सवाल को देखा हम लोगों ने। फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चंस मैं तभी लेके आऊँगी जब आप लोग मुझे फीडबैक दोगे कि
वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसे लगे। और अगर इन्फॉर्मेटिव लगे फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए शेयर भी किया कीजिए। और आपका जो 7th फेज़ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आयोग बीपीएससी आयोग एग्ज़ाम लेने जा रही है, वो इससे पहले इन सभी क्वेश्चंस को एक कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है उनके द्वारा, बीपीएससी आयोग के द्वारा। तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियोज़ कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।